हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई ओवरलोडेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला लेक्चर, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसके पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स। पहला, स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दूसरा, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। और तीसरा, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो कि फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग को बॉर्डर करता है। इसकी पॉपुलेशन हाफ है हरियाणा की, जो कि 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। लेकिन इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कॉम्पोजिशन से हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। एथनिक का मतलब होता है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि कुछ पीपल अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे ही कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। अब आइए देखते हैं बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन कैसे कॉम्प्लेक्स है। बेल्जियम 2 रीजन में बटा हुआ है, फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 59% है, और वलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 40% है। रिमेनिंग 1% बेल्जियंस जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। अब कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ठीक इसका अपोजिट है। 80% पीपल यहाँ फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा रिच और पावरफुल हैं, जिसका डच कम्युनिटी ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बहुत देर में मिला, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ गई 1950s और 60s के बीच में। ये टेंशन ब्रुसेल्स में और भी ज़्यादा सीरियस थी। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में भी थे और ये रिलेटिवली रिच और पावरफुल भी थे। अब आइए देखते हैं श्रीलंका की कंडीशन। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को श्रीलंका की लोकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं श्रीलंका की डाइवर्स पॉपुलेशन के बारे में। श्रीलंका में मेजरली 2 सोशल ग्रुप्स हैं, सिनलाई स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। सिनलाई स्पीकर्स 74% हैं और तमिल स्पीकर्स 18%। अब हमारे तमिल स्पीकर्स भी 2 सब ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहले हैं श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% हैं और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स जो कि 5% हैं। यहाँ इंडियन तमिल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके फोरफादर्स इंडिया से आए थे कॉलोनियल पीरियड के दौरान एज ए प्लांटेशन वर्कर्स। सिंहला कम्युनिटी के ज़्यादातर पर्सन बुद्धिस्ट फॉलो करते थे, लेकिन ज़्यादातर तमिल्स हिंदू या मुस्लिम थे। 7% क्रिश्चियन थे जो तमिल और सिंहला दोनों को फॉलो करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि कैसी सिचुएशन होगी दोनों जगह। बेल्जियम में ऐसा हो सकता है कि डच कम्युनिटी अपने मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाए और अपने विल को फ्रेंच और जर्मन पीपल पे इम्पोज कर दे, लेकिन इससे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी और इससे पार्टीशन भी हो सकता है। श्रीलंका में भी क्योंकि सिंहला कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो वो भी पूरी कंट्री में अपना विल इम्पोज कर सकती है। लेकिन देखते हैं हम दोनों कंट्रीज़ में कैसे इसे लिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। उस समय सिंहला कम्युनिटी के लीडर्स अपना डोमिनेंस चाहते थे गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे।
इस कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उसने कई स्टेप्स लिए ताकि सिनला की सुपरमेसी को वो इस्टेब्लिश कर सके, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहला एक्ट लाया जिसमें सिनला को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया श्रीलंका का। और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी सिनलास को प्रेफरेंस देने का पॉलिसी बना। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया जिसमें यह था कि श्रीलंका में केवल बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट के ऐसे स्टेप से जो श्रीलंकन तमिल थे उनमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो गई। अब श्रीलंकन तमिल समझ गए थे कि जो बुद्धिस्ट सिनलास हैं वो उनके लैंग्वेज और कल्चर को कभी बढ़ावा नहीं देंगे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल करना शुरू किया कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए और उन्हें रिलीजियनल ऑटोनॉमी मिले और जहां हिंदुइज्म और इस्लामिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। और वो यह भी चाहते थे कि एजुकेशन और जॉब में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन लगातार उनके डिमांड्स को डिनाई किया गया, जिसकी वजह से अब बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये मांग उठाने लगे कि एक नया तमिल ईलम बनाया जाए। यहाँ पे ईलम का मतलब है स्टेट, जो कि नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में वो लोग चाहते थे। अब जब इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन ज़्यादा बढ़ गई तो यह जल्द ही सिविल वॉर में बदल गया, जिसमें हजारों आदमी दोनों कम्युनिटी के मारे गए, कई सारी फैमिलीज उजड़ गई और मैक्सिमम को रिफ्यूज़ करना पड़ा अपनी ही कंट्री से। आपने अपने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि श्रीलंका का एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, लेकिन इस सिविल वॉर ने उसको बहुत ही पीछे छोड़ दिया, सोशली भी, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी। अब देखते हैं हम जो बेल्जियम में इतनी कॉम्प्लेक्स इथनिक कॉम्पोजिशन थी उसको बेल्जियम वालों ने कैसे सेटल किया। तो अब हम पढ़ते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहाँ एकोमोडेशन मतलब होता है सेटलमेंट। बेल्जियम्स के लीडर्स को यह पता था कि अगर कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना है तो हमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के फीलिंग्स और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देना होगा। इसलिए उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस लाए, जिससे वह एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार कर सके कि सभी पीपल एक ही कंट्री में और साथ में रहें। अब आइए हम देखते हैं कुछ की एलिमेंट्स बेल्जियन मॉडल के। उनका पहला स्टेप यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बराबर मिनिस्टर्स हो और कोई भी स्पेशल लॉ बनाने के लिए दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिससे कोई भी एक कम्युनिटी अकेले डिसीजन ना ले सके। दूसरे स्टेप में इन्होंने यह किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया और स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट ब्रुसेल्स में इसलिए किया क्योंकि डच स्पीकिंग ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया। यहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनाई गई जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, जिसमें एक को डच स्पीकिंग इलेक्ट करते थे, एक को फ्रेंच स्पीकिंग, एक को जर्मन स्पीकिंग। ये नहीं मैटर करता था कि कौन कहाँ रहता है। इस गवर्नमेंट के पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज की पावर्स थी। आपको लग रहा होगा कि बेल्जियन का मॉडल
बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसने वहाँ के पीपल के लिए वर्क किया, जिसके कारण वहाँ सिविल वॉर नहीं हुआ, किसी प्रकार का डिवीजन नहीं हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब जब यूरोप में कई सारी कंट्रीज एक साथ आई और यूरोपियन यूनियन बना, तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर्स बनाया गया। तो चलिए इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।